हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लॉ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट डज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेज अबाउट एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो पहले जानते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एनफोर्स कब हुआ था, यानी कि वो इफेक्टिव कौन सी डेट से हुआ था। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 से अफेक्टिव हुआ था। उस दिन से वो फोर्स में आया। दो पार्टीज के बीच में जो भी कोई बातचीत होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, कोई प्रॉमिस होता है, उसके ऊपर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होने लगा। अब बात करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एज द नेम डिस्क्राइब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज एप्लीकेबल ऑन सम स्पेशल काइंड ऑफ contracts, for example bailment, agency. Earlier partnership act was also included in the Indian contract act, but later on in 1932 there was certain act was made, Indian partnership act 1932. So it is not covered under the Indian contract act now. So to know more about the Indian contract act, we should know the meaning of contract. As the name specify a new word, Indian contract act. The word contract is a new for us. What does contract mean? तो चलिए जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 2H डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक इस तरह का एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल मतलब लागू करना, जिसे कानून द्वारा लागू करवाया जा सके। ऐसा एग्रीमेंट जो कानून आपके ऊपर लागू कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ने हमें 2 डिफरेंट टर्म्स दिए। व्हाट इज दैट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑन of enforceability? Agreement we will read later. Now meaning of enforceability is कोई भी चीज जो लॉ के अंडर कवर होती है एंड लॉ आपको लाइबल कर सकता है उसे फुलफिल करने के लिए, यानी कि जो आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को एक हॉर्स सेल किया। अब ए ने बी को जो हॉर्स सेल किया था, ए ने उसका एडवांस पेमेंट बी से पहले ले लिया है। इन दोनों के बीच में सेल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, बी को ए ने पैसे दिए, से 10,000 रुपीज दिए, तो नाउ ए इज लाइबल टू गिव द पोजेशन ऑफ हॉर्स टू बी। नाउ ए इज हियर लीगली लाइबल टू ट्रांसफर द हॉर्स टू बी। दैट इज एनफोर्सेबिलिटी विच क्रिएट्स योर लीगल राइट्स। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट? लेट्स रीड व्हाट इज एग्रीमेंट। सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन एग्रीमेंट एज एन promise, every promise and every set of promise. What does the promise mean? वादा। नॉर्मली इन जनरल सेंस में अगर हम बोले तो हर वो प्रॉमिस जो हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में करते हैं, दैट इज अ प्रॉमिस। बट एज फॉर टू बी एन एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। वट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का जनरल मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। तो हर वो प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन को फिक्स करे इज एन एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ए और बी के केस में ए ने जो बी को हॉर्स दिया, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? वो हॉर्स जो ए ने बी को ट्रांसफर किया। बट ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो 10,000 रुपीज जो बी ने ए को दिए फॉर द हॉर्स। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है आपस में। तो दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉमिस क्या हुआ था? ए ने बी को बोला कि मैं आपको अपना हॉर्स बेच दूंगा। बी ने बोला ठीक है, मैं आपसे आपका हॉर्स परचेज कर लूंगा फॉर ₹10,000। तो ए ने बी का प्रॉमिस एक्सेप्ट किया एंड कंसिडरेशन दोनों को मिल गया। ए को हॉर्स मिल गया, ए को अमाउंट मिल गया एंड बी को हॉर्स मिल गया। तो जो प्रॉमिस है एज पर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉमिस इज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई प्रपोजल दिया जाता है और वो पर्सन जिसे प्रपोजल मिला है वो अपनी असेंट दे दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। आते हैं हमारे पुराने एग्जाम्पल पे। ए ने बी को हॉर्स सेल किया। तो यहाँ पर मानते हैं हमारे पास 3 पार्टीज है, ए, बी एंड सी। ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या आप मेरा हॉर्स 10,000 रुपीज में परचेज करेंगे। ए ने जो ऑफर है वो बी को दिया।
बट सी अपने आप से ए के पास आता है और कहता है कि मैं आपका हॉर्स 10,000 रुपीज़ में परचेज कर लूँगा। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस है, क्या वो प्रॉमिस जो है क्या वो बना? नहीं। क्यों? क्योंकि ए ने जो प्रपोजल दिया था वो किसे दिया था? बी को। हेयर प्रपोजल इज प्रेजेंट, हेयर acceptance is present, but the proposal and acceptance is not made by the same person or by the both of the parties to whom the proposal is made. ए ने प्रपोजल दिया बी को, तो एक्सेप्टेंस देने का राइट किसे है? बी को ही एक्सेप्टेंस देने का राइट है। यहाँ पे सी ने क्या किया? सी ने अपने आप से एक प्रपोजल बनाया ए को कि मैं आपका हॉर्स परचेज करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि यहाँ पे ए ने सी के साथ प्रपोजल नहीं बनाया, ए ने सी को नहीं बोला कि मैं आपको बेचूंगा, ए बी को बेचना चाहता है पर सी ए से परचेज करना चाहते हैं। यानी कि टू बी अ प्रॉमिस कंसेंट किससे आनी चाहिए? उसी पर्सन से जिसे प्रपोजल दिया जाता है। तो हमें प्रॉमिस समझ में आया, प्रॉमिस क्या है। और एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या है? एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ प्रॉमिस इन विच फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी कि एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। लेट्स हियर अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल। हियर ए बी को एक कार सेल कर रहा है फॉर ₹10 लाख। तो यहाँ पे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार सेल कर दूंगा फॉर ₹10,000 एंड बी ने भी ए को एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट फॉर्म हो गया। एग्रीमेंट में क्या हुआ? दोनों के लीगल ऑब्लिगेशन बन गए। यानी कि ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कार टू बी। यहाँ पे एनफोर्सेबिलिटी आ गई। A is an under obligation to deliver the car to B. अगर हमारे पास enforceability आ जाती है तो हर वो agreement which is enforceable by law is a contract। यानी कि यहाँ A और B का जो transaction है that is a contract। क्यों? A की क्या responsibility है? वो car deliver करेगा B को, और B की क्या responsibility है? वो A को 10 लाख रुपीज देगा। दोनों के पास अपने rights हैं। B has right to receive the car, A has right to receive the money। यानी कि दोनों के अपने obligations हैं और अपने ही राइट्स हैं। क्लियर विद द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, बट क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हम जनरली कर लेते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। क्या आप मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलेंगे? अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं आपके साथ मूवी देखने के लिए चलूंगा, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑफर दिया एंड यू गिव मी द एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस क्रिएट हुआ। कंसिडरेशन क्या है? मुझे आपका साथ मिलेगा, आपको मेरा साथ मिलेगा। देयर इज अ कंसिडरेशन, वी वांट ईच अदर्स कंपनी, सो कंसिडरेशन इज देयर इज अ प्रॉमिस, कंप्लीट प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट तो हमारा क्रिएट हो गया, बट ये जो एग्रीमेंट है क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है? अगर आप मुझे बोलते हैं कि नहीं मैं आज आपके साथ मूवी देखने नहीं चल पाऊंगा आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रॉमिस, देन आई कैन नॉट sue यू फॉर नॉट कमिंग विद मी फॉर द मूवी। तो यानी कि ये एग्रीमेंट जो है हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि एग्रीमेंट इन विच द आइडिया ऑफ बार्गेन इज एब्सेंट एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर वो एग्रीमेंट जिसका इंटेंशन क्या हो, लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना, वही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। यानी कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरली टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, जैसे कि क्या आप मेरे साथ पार्टी चलेंगे, क्या आप मेरे साथ कैफे चलेंगे, हम दोनों मिलकर कोई टास्क कंप्लीट करते हैं। नॉर्मल इन जनरल सेंस हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं हमारे आसपास के लोगों से। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मदर से, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के साथ सोशल मैटर्स पे एग्रीमेंट्स क्रिएट करते हैं ऑन डे टू डे रूटीन लाइफ। एंड अनदर पॉइंट इज डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं हर मंथ आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। अगर एक मंथ वाइफ को हस्बैंड ने 10,000 रुपीज़ नहीं दिए और वाइफ कोर्ट में चली जाती है ये बोलकर कि ये मुझे हर महीने 10,000 रुपीज़ देते हैं बट इस बार उन्होंने नहीं दिए। डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, मैटर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ।
इट शुडंट गो टू द कोर्ट जस्ट बिकॉज इन चीज़ों को क्यों एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या रीज़न रहा होगा? अगर नॉर्मली ये सोशल मैटर्स, हस्बैंड वाइफ के मैटर्स डेली डेली कोर्ट जाने लगी, जो हमारा कोर्ट है वो ओवरबर्डन हो जाएगा, अननेसेसरली केसेस में फंस जाएगा, जस्ट बिकॉज सोशल मैटर्स एंड हस्बैंड वाइफ के जो एग्रीमेंट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्या कोई भी सोशल मैटर्स फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा, जिसका इंटेंशन क्या होगा? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, विच इज़ लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो आपने एक लीगल एग्रीमेंट किया होगा सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। नॉर्मल सोशल मैटर्स जो हैं हमारे, वो कभी भी हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। अब हमने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट all agreements are contract if they are made by free consent. The first point is free consent. क्या होती है free consent? पढ़ते हैं हम आगे की स्लाइड्स में। Free consent of parties competent to contract. Now the another point is parties competent to contract. ऐसी कौन कौन सी parties है जो competent to contract है? Parties competent to contract is a wider term, so we should learn what are the parties who are not competent to contract. So parties who are not competent to contracts, other than those are all parties are competent to contract. तो नंबर 1, अगर आप किसी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, माइनर मतलब वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, अगर आप किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी फॉर्म हुआ ही नहीं ऐसा माना जाएगा। अगर आप किसी ल्यूनेटिक या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब जो पर्सन अभी अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है, अपने होश में नहीं है, अगर आप ऐसे इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। इफ़ यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मतलब एलियन क्या होता है? जो हमारे ग्रह का नहीं होता। यहाँ पर एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलियन एनिमी इज अ person relating to some another country which are included in a war. For example, कोई कंट्री, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां हमारे लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप इस कंट्री के लोगों से नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर वर्ल्ड वॉर का टाइम है या कोई और वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है हमारी किसी और कंट्री के साथ, उस कंट्री के पर्सन से आप उस ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिस ड्यूरेशन में हमारी कंट्री का वॉर चल रहा हो। दैट इज एलियन एनिमी। तो कौन कौन सी पार्टीज जो हैं हमारी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो अभी अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है, उसमें ल्यूनेटिक, ड्रंक एंड पर्सन हैविंग सम मेंटल प्रॉब्लम, ऑल पर्सन्स आर इंक्लूडेड। या फिर हमारा माइनर, या फिर हमारा एलियन एनिमी, और एनी अदर पर्सन विच इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो these parties are not competent to contract. Other than this, every party can enter into a contract with any other person. So free consent of the party is competent to contract for a lawful consideration. अभी हमने पीछे पढ़ा कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वहाँ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, बट कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल, विच कैन लीगली इन्फोर्स्ड। ए ने बी को सुपारी दी कि अगर तुम सी को मारोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पर जो ए को कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या वो लॉफुल है? क्या आपका जो लॉ है वो आपको एनफोर्स करेगा किसी को मर्डर करने के लिए? बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपका कंसिडरेशन है लॉफुल नहीं है। ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, इलीगल है। तो आपका जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कहीं पर भी वॉइड नहीं लिखे जाने चाहिए। कोई अगर एक्ट मना करता है कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट्स मिले। फर्स्ट वन इज फ्री कंसेंट, सेकंड वन इज पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन, फिफ्थ वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर ये सब एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में वैलिड प्रेजेंट हैं तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है,
पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है और वॉइड एब इनिशियो भी हो सकता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जो होना ही नहीं चाहिए था। वॉइडेबल क्या होता है, जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया वो प्राइमा फेसी मतलब देखने से वैलिड लग रहा है, लेकिन किसी पार्टीज के ऑब्जेक्शन पर वो वॉइड भी हो सकता है। वॉइडेबल मतलब वॉइड करवाने लायक, वॉइड मतलब जो पहले वैलिड था लेकिन अब वॉइड है। फॉर एग्जाम्पल सपोज फायर क्रैकर्स, अगर एक कंपनी फैक्ट्री लगाती है फायर क्रैकर्स को बनाने की, और बाद में गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी किसी नोटिफिकेशन से इस प्रोसेस को बंद कर देती है, बोलती है कि आज के बाद हमारी कंट्री में कोई भी फायर क्रैकर नहीं मैन्युफैक्चर करेगा, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया वो अब वॉइड हो चुका है। तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड है, लॉफुल कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, या फिर पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या फिर हमें फ्री कंसेंट से नहीं मिला, वो वॉइड है। ये जो सब टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पॉइंट की फॉर्मेट में लिखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फ्री कंसेंट। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोर्शन। कोर्शन मतलब जोर जबरदस्ती दबाव से, अगर आप किसी को गन पॉइंट पे अगर आप उससे असेंट लेते हैं उसकी, तो दैट इज नॉट फ्री। वो बंदा चाहे तो कोर्ट में प्रूफ करके कि आपके ऊपर कॉर्शन यूज किया गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कोर्शन, यूज ऑफ कॉर्शन, दैट इज वॉइडेबल। सेकेंड पॉइंट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब यूज ऑफ योर डोमिनेंट पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली दिस केस इज सीन इन servant and master relationship. Normally a servant is in the pressure of its master, it comes in the influence of its master. अगर master के कहने पर servant किसी चीज़ की assent देता है, consent देता है, तो वो consent भी free नहीं है, यानी कि उस consent से मिला हुआ कोई भी contract voidable proof किया जा सकता है। थर्ड वन is misrepresentation। यहाँ पे हम अपने पुराने एग्जाम्पल के पास जाते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल के पास, ए ने बी को हॉर्स सेल किया। जो ए ने बी को हॉर्स सेल किया ₹4,10,000, ए ने उससे फैक्ट छुपाया कि जो उसका घोड़ा है वो बीमार है, वो हॉर्स जो है बीमार है। उसने मिसरिप्रेजेंट किया कि जो मेरा घोड़ा है, मेरा जो हॉर्स है वो हेल्दी है, यानी कि उसने झूठ बोला, फ्रॉड किया। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक फ़र्क ये होता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका सब चीज़ें सही होती है, बस आप कुछ फैक्ट छुपाते हो। फ्रॉड इलीगल पूरा का पूरा सेटअप करके करते हो, या कुछ बातें छुपाते हो या नहीं छुपाते। फ्रॉड जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से बड़ा टर्म है। जो मिसरिप्रेजेंटेशन है उसमें आप कुछ चीज़ें छुपाते हो, सारी नहीं छुपाते। फ्रॉड के अंदर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी न्यू इंक्लूड कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिस्टेक। मिस्टेक इज जब आपने वैसे आप बोनाफाइड हो, मतलब आपने कोई फॉल्ट नहीं किया है, आप किसी फॉल्ट में नहीं हो, या आपका इंटेंशन बैड नहीं है, बट मिस्टेक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो कार हैं और मैं उनमें से एक कार को बेचना चाहती हूँ। मैं मिस्टर ए के पास गई, मैंने बोला कि क्या आप मेरी कार परचेज करेंगे। दोनों कार एक साथ खड़ी है। मिस्टर बी ने सोचा कि मैं अपना सेकंड कार बेचना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना फर्स्ट कार बेचना चाहती हूँ। जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने सोचा कि कार ए है और मैंने बोला कार बी, लेकिन जो मिस्टेक है वो कंटिन्यू होती रही, उस पर क्लियरेंस नहीं मिली। तो जो ये इस काइंड की मिस्टेक है, इसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकते हैं। लेकिन जो मिस्टेक का केस है, अगर आपकी यूनिलेटरल मिस्टेक है, यानी कि एक तरफा मिस्टेक है, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना काफ़ी मुश्किल है, जस्ट बिकॉज यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट कि मुझे मिस्टेक थी। अगर आप बाद में बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हम भी कार ए की बात कर रहे हो और आप भी कार ए की ही बात कर रहे हो, लेकिन आप कोर्ट में जाके बोलते हो कि नहीं मैंने तो मिस्टेकन लिया था, मैंने कार बी की बात की थी, तो आपको प्रूव करना होगा ये फैक्ट। मिस्टेक के अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी इंक्लूड नहीं होती। आप अगर जाकर बोलोगे कि मुझे तो लॉ का ये प्रोविज़न पता ही नहीं था, मुझसे मिस्टेक हो गई, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस वाइल ड्राइविंग योर कार। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप बोलते हो कि यार मुझसे तो मिस्टेक हो गई, तो वो जो मिस्टेक है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ़ यू आर नॉट नोइंग द लॉ, इट्स योर फॉल्ट, नॉट द फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट।
So mistake of law is not the ignorance of fact. So here in the example, when we are talking about two cars, the concept comes, another concept is consensus ad idem, यानी कि presence of mind is necessary. जो दोनों पार्टीज का माइंड है वो एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए. Consensus ad idem. The term is consensus ad idem. So this is about all the free consent. Thank you for watching my video. If you really like the video, please hit the like button and subscribe my channel if you haven't subscribed my channel yet. Thank you.